हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटिस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटिस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्ड ने चंद्रगुप्त मौर्य को एड्रोकोटिस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटिस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बिंदुसार एंड ऑप्शन डी है कुणाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक है, अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है, कौन है वो? विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसको देखिए, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी है शासन कला के सिद्धांत का अभ्यास, ऑप्शन सी है विदेश नीति, ऑप्शन डी है धन संचय और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अर्थशास्त्र में शासन के सिद्धांत का भी वर्णन किया गया है, विदेश नीति का भी, कुछ आर्थिक संबंध के बारे में भी है, व्यापार वगैरह के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? तो ये सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री एवं उपदेशक। ठीक है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन सा है वो? इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमॉय कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख एंड ऑप्शन डी है अशोक का सोपारा शिलालेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर दुशास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्द तथा सौराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन है मास्की अभिलेख, ऑप्शन बी है रुद्रदामन अभिलेख, ऑप्शन सी है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांडे, सत्यपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका, ठीक है, को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? लकड़ी का। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय इस पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कौन सा अभिलेख है वो जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। पियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादेतूनम आहा अपावा धतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन है राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी है शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन सी है बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी है धार्मिक सहनशीलता, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासिनवे बहुकायाने दया दाने सचे सोचये माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश में अशांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगर, एरगुडी तथा सुपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमेक लिपि में लिखा गया यह भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेखों तथा लगमान नामक स्थान से अरमेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835 ईस्वी, ग्रोटेफेंड 1836 ईस्वी, लैसेन 1838 ईस्वी आदि विद्वानों को है, ठीक है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। किनके द्वारा पढ़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेखों ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपड़ा अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदय ने की थी, ठीक है।
एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमिला थापर। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपार आदि गुफा प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। वैशाली वर्तमान बिहार का एक जिला है। ठीक है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यह बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। ठीक है। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।